जा रही है। जल्दी से आपको ये पूरी खबर हम बता देते हैं। तो पहले आग लगाई, कनाडा में बैठकर पूरा प्लान बनाया गया, सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर चिंगारी को आग में बदलने का काम किया गया और जब ये सारा प्लान एक्सपोज हो गया, चोरी पकड़ ली गई, तो अब लोकतंत्र पर लेक्चर देने का काम शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा में भांडा फूटने के बाद पीजेएफ ने नई चाल चली, जिसे जवाब देना चाहिए। दरअसल वो भारत से, यानी भारत सरकार से ये पूछ रहा है कि भारत अपने किसानों को, ध्यान से सुनिए, भारत अपने किसानों को क्यों मार रहा है, अल्पसंख्यकों को क्यों मारा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है। सवाल पीजेएफ पूछ रहा है भारत सरकार से। दरअसल ये सवाल पूछने का तरीका ही पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि क्या ये 9 महीने का बालक या बेबी यानी पीजेएफ इतना इनोसेंट या इतना मासूम है? अगर नहीं है तो फिर क्या है इसकी साजिश? 5 बजे की बड़ी बहस हम इसी सवाल के साथ लेकर आए हैं कि पहले आग लगाई और अब लोकतंत्र की दुहाई। #स्ट्राइक ऑन खालिस्तान, आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। यही इस वक्त का बड़ा सवाल, खासतौर पर पीजेएफ की तरफ से जो सफाई आई है उसके बाद सवाल यह भी उठता है कि किसानों और अल्पसंख्यकों की आड़ में क्या अपने गुनाहों को छिपा सकता है पीजेएफ? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए कई खास मेहमानों को हमने बुलाया है। जल्दी से आपको बता देती हूँ, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जफर इस्लाम है। एक और भी सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के पाप का कब होगा हिसाब, कब उसे अपने जो पाप किए हैं उन पर सफाई किस तरह से देगा, और कहना चाहिए उस पर जो जुर्माना होना चाहिए, वो उसकी जो सजा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और लोकतंत्र पर लेक्चर से क्या पीजेएफ का गुनाह छिप सकता है? ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। जफर इस्लाम हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ राजबीर सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। चरणजीत सिंह बरार हैं श्रोमणी अकाली दल से, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया है। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम जी 3 सवाल पूछ रहा है, 3 बातें कह रहा है पीजेएफ, उसको लगातार हम एक्सपोज करते आ रहे हैं। जी न्यूज़ तो लगातार दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी, बाकायदा वीडियोस के माध्यम से भी, कि किस तरह उसकी कोशिश है भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की। लेकिन कह रहा है किसानों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपका जवाब? देखिए इस तरह के झूठ बार बार देश के बारे में फैलाते हैं। और देखिए, आपको मानना पड़ेगा आदित्य जी, जब देश मजबूत होता है या किसी चीज में मजबूती आती है तो उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। तो आज हमारा देश पिछले 6 सालों 7 सालों में बहुत मजबूत उभर के आया है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आज इंडिया के रिकग्निशन है, ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया के लीडर की, इंडिया के प्रधानमंत्री की एक स्ट्रांग पोजीशन है, स्ट्रांग स्टैंडिंग है। और इस वजह से कई लोग जो है, और कई लोग जो नापाक इरादे रखते हैं उनको तकलीफ होने लगती है, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको तकलीफ तो होने लगी। इसलिए कि हर प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री ने टेररिज्म को खत्म करने का नारा दिया। इस तरह की ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, जो ये सवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एक मिनट सर, प्रधानमंत्री ने क्या किया है आप सब जानते हैं सर। इंडिया का बढ़ता हुआ कद, वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है, सब जानते हैं। आदित्य जी मेरी बात पूरी खत्म, बीच में टोकने से क्या फायदा? सुन ली ना पूरी बात, उसके बाद आप बताइएगा मुझसे। मैं कह रहा हूं कि अफसोस की बात कहां पर है आदित्य जी? हाँ, अरे सुन तो लीजिए, इतना देर में जवाब भी हो जाता मेरा। मेरी सिर्फ इतनी सी आपसे अर्ज है कि आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए, 20 सेकंड सुन लीजिए। ये कह रहा हूं कि अफसोस की क्या बात है आदित्य जी कि आज देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसी अपोजिशन पार्टीज है जो कि इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल है कि अपने पार्टी के सियासी इसके लिए, काम के लिए और राजनीति करने के लिए वो अपने मुल्क को जो है कटघरे में खड़ा कर देती है। अब आप छोटा सा मिसाल आपको देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इंटरनल मैटर है, जब ग्रेटा ऐसा और ये रिहाना टाइप के लोग जो है ऐसा मैसेज भेजते हैं, ऐसा ट्वीट करते हैं, तो उसके बाद अगर इंटरनल मामला है तो उनके प्यादे जो और दूसरे लीडर हैं वो क्यों इस तरह के सपोर्ट में खड़े हो गए? मैं तो पूछना चाहता हूं, आज देश के लोग पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से और उनके पार्टी से कि क्या वो ग्रेटा के साथ है? और ग्रेटा के साथ है जो आप वीडियो दिखा रहे हैं जो पोएटिक जो फाउंडेशन का, वो पोएटिक फाउंडेशन ग्रेटा के साथ है, मतलब खालिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और खालिस्तानी ऐसी ताकत, मतलब कहने का ऐसी ताकत है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े। चाहे आप इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस का। मुझे लगा था आप जवाब देने आए, आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने आए। जसकरण जी,
आपसे सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। जी, ये जिस तरह के भी बेबुनियाद जो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनका कोई भी तथ्य इनके पीछे नहीं है। हाँ, दूसरी बात, अगर कोई इंटरनेशनल कोई भी अगर सेलिब्रिटी है या कोई भी है, अगर वो किसानों के पक्ष में अपना कोई ट्वीट डालता है या अपनी बात रखता है, तो उसमें कुछ भी गुनाह नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो पीछे जब वो पूरा जो व्हाइट हाउस में जो भी हुआ, जब वहां पे अगर मोदी जी ने भी उसके समर्थन में अगर एक ट्वीट डाला था कि वहां जो हुआ वो बहुत गलत है, तो क्या अगर कोई विदेशी या कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर किसी देश में जहां पे इस तरह की अमानवीय कोई भी घटना होती है, अगर वो अपनी बात वहां रखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा जसकरण जी, मैं आप जरा एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, एक तरफ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसकी साजिश, उसका कबूलनामा इसे कह लीजिए, जो उसका स्टेटमेंट है वो हम दिखा रहे हैं सर। दूसरी तरफ जसकरण जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, जरा सचिन तेंदुलकर के पोस्टर के साथ क्या बदसलूकी, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए जसकरण जी। जसकरण जी, मैं वो देख नहीं जसकरण जी, जरा तस्वीर डालिए प्लीज, कृपया मेरे को भी दिखा दीजिए, मैं वो देख नहीं पा रहा हूं। सर स्क्रीन पर है सर। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, क्योंकि मैं शायद। सर आप जी न्यूज ही देख रहे हैं ना सर? बिल्कुल जी न्यूज देख रहा हूं, तो लेकिन सर आपको सचिन तेंदुलकर का पोस्टर, उसके साथ बदसलूकी, आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा सर? देखिए ऐसा बात है, देखिए ऐसा बात है, देखिए ऐसी बात है कि कोई भी रिएक्ट, अब इस देश में 135 करोड़ लोग, नहीं सर, कोई भी अगर किसी भी साथ कोई इस तरह की घटना करता है तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है सर। अगर कार्यकर्ता कांग्रेस के बताए जाएंगे सर, तो फिर सवाल नहीं पूछेंगे? कमाल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने नहीं सर, एक बात, अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें हक है सवाल पूछने का। मैं ये कह रही हूँ, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं जानते किसानी के बारे में, लेकिन आपकी डिक्शनरी में रियाना जानती है किसानी के बारे में, आपकी डिक्शनरी में मियां खलीफा जानती है डिक्शनरी किसानी के बारे में सर। तो भारत किसको सुनेगा? जसकरण जी, जरा मुझे थोड़ा सा इस बारे में एनलाइटनमेंट आप दें, क्योंकि आप इस पॉइंट पर ले गए इस बहस को। मैं इस पॉइंट पर बाद में आना चाहती थी, लेकिन आप ले ही गए हैं अगर उस दिशा में इस डिस्कशन को, तो थोड़ा सा सर बताइए, थोड़ा सा लोगों की जो ज्ञानवर्धन कीजिए सर, थोड़ा सा, कि सचिन तेंदुलकर को नहीं, मियां खलीफा को सुने किसानी पे। आप अगर फिर मैं बोल लूं, अगर आप सर बोलिए प्लीज, कम टू द पॉइंट। जी, मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना ओपिनियन रखता है, उसमें चाहे लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर के लिए अगर कुछ भी करते हैं, तो मैं समझता हूं ये भी निंदनीय है। मैं भी इस चीज की सपोर्ट नहीं करता हूं। आप कोई भी अपना ओपिनियन रख सकता है, आप भी रख सकती हैं, मैं भी रख सकता हूं। हमारा ये निजी भी राय हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप सी न्यूज के साथ काम करती हैं तो आप अपनी निजी राय नहीं रख सकती, या मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं तो मैं अपनी निजी राय नहीं रख सकता। हर व्यक्ति अपनी निजी राय रखने के लिए, इस देश में लोकतंत्र अभी तक जिंदा है मैडम, अभी तक जिंदा है लोकतंत्र। लोग अपनी बात को रख सकते हैं। अगर सचिन ने अपनी बात रखी, उन्होंने अगर ये कहा कि विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाह रही हैं, तो वो उनकी अपनी निजी राय है। जसकरण जी, आपने बात करने से पहले राहुल गांधी से परमिशन ले ली है ना सर? इस बात के लिए लोकतंत्र जिंदा है इस देश में, इस पर आपने राहुल गांधी से परमिशन ले ली है ना सर? आप बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात करती हैं, क्या आपने सुभाष चंद्रा जी से परमिशन ले ली है? जसकरण जी, अगर आप मुझ पर निजी हमले करेंगे ना सर, तो इस प्लेटफॉर्म पर बैठना आप डिजर्व नहीं करते हैं। मैंने राहुल गांधी के पब्लिक स्पेस में दिए स्टेटमेंट का जिक्र किया, और सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं आपको बोलकर चले जाने दूंगी, तो ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर इस देश की प्रवक्ता हूँ। आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लगेंगे तो आप मुझे बीजेपी की प्रवक्ता बताएंगे, बीजेपी के लोगों को मेरे सवाल अच्छे नहीं लगेंगे तो वो ये आरोप लगाएंगे कि सरकारी पक्ष को मैं बोलने नहीं देती हूँ। लेकिन सुनिए मेरी बात, ऐसे निजी हमलों से मैं नहीं डरती जसकरण जी, मैं नहीं डरती। और ये सवाल मैं पूछूंगी, फुल स्क्रीन लाइए इस तस्वीर को, फुल स्क्रीन लेकर आइए, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उसे तिरंगा अपने माथे पर लगाकर इस देश की 25 साल से ज्यादा सेवा की है जनाब, और आप ही की पार्टी ने भारत रत्न दिलाया था इनको। आप ज्यादा निजी हमलों पर जाएंगे सर तो जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास तर्कों की कंगाली है, आपके पास तर्कों की कंगाली है, इसीलिए आप निजी हमले करते हैं। निजी हमले करेंगे आप तो आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, और इस बहस को मैं डिलेल नहीं होने दूंगी। सुन लीजिए आप, और जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें भी बहुत क्लियर कर देती हूं, अगर मुद्दे पर बात करनी है तो प्लीज कीजिए, निजी हमलों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है।
लोगों का वक्त जाया मत कीजिए। और लोगों से भी कह रही हूँ, राजनीतिक चश्मा हटाकर इस डिस्कशन को देखिएगा, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये सवाल इस देश का है और ये सवाल इस देश के किसानों का है। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस चैनल के ऊपर आपसे जब बात करने आया हूँ, अपने पार्टी का पक्ष रखने आया हूँ, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा था, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा था तो इसका मतलब कि डेमोक्रेसी इस देश में क्या है, वो स्टेटमेंट भी निकलवाइए सर। अपनी टीम से कहूंगी वो स्टेटमेंट भी निकलवाइए राहुल गांधी का, उनके हिसाब से देश में लोकतंत्र है या नहीं, उसी को लेकर आपसे सवाल पूछ ले तो आप निजी हमले पर उतर आए मेरे ऊपर, आप मुझ पर निजी हमले कर रहे हैं सर, और आप लोग असहिष्णुता की दुहाई देते हैं। आप लोग इस डिबेट में पिछले 5 मिनट में आप एक्सपोज हो गए, आप असहिष्णुता की बात करते हैं, सवाल पूछने से आप असहिष्णु हो जाते हैं। कैसी बात है, आपने शुरू किया है, मैंने तो शुरू नहीं किया। सर क्या शुरू किया? सवाल मैं पूछूं आपसे, सवाल आपकी परमिशन से पूछूं? आज आप लोग ये क्लियर कीजिए, आज लोगों का वक्त जाया रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चले कि इस देश के पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं। सवाल इनकी मनमर्जी के हो, इनसे सवाल ना पूछा जाए, ये चाहते हैं इस देश के लोग। आप बताइए मुझे, जसकरण जी, अगली बार आपको पैनल पे बुलाऊं तो सवाल एडवांस में देने होंगे सर, बता दीजिए मुझे, बताइए आप मुझे आज। आप बात सुनने को तैयार ही नहीं है सर, आप बात सुनने को तैयार हैं तो आप बताइए, अगली बार सवाल आपकी परमिशन से पूछूं मैं, आप बता दीजिए मुझे। आज करोड़ों दर्शक भी सुने कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, सवाल आपकी परमिशन से लूं, आपकी परमिशन से पूछूं जसकिरण जी? मेरा सवाल ना, इसमें इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है, या तो इसमें हाँ है या तो इसमें ना है, बोल दीजिए। आप पहले तो आप आराम से बात कीजिए। अब आपको आराम याद आया, अभी आपको आराम याद आ रहा है मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बताकर आपको अब आराम याद आ रहा है निजी हमले करने के बाद। आप अब यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं मैं आराम से बात करूं, और आप अब एक्सपोज हो रहे हैं तो मैं चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं सर, क्यों चुप हो जाऊं? जब आप निजी हमले करेंगे किसी सर, निजी हमले किसने किए? निजी हमले किसने किए? राहुल गांधी ने कहा था या नहीं कहा था? राहुल गांधी ने लोकतंत्र को खतरे में बताया था, नहीं बताया था? पहले तो आप अपने नेता के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए और सुना कीजिए। सर, मैं खबर करती हूं इसलिए बोल रही हूं। आप कवर नहीं करती है, आपने इसको निजी बनाने के लिए शुरुआत आपने की। अगर मैंने जवाब दिया, आप निजी हमले पर आ रहे हैं सर, आप निजी हमले ही करेंगे। आप सोच लीजिए आप तार्किक तौर पर बात करना चाहते हैं मुझसे या नहीं करना चाहते, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। चरणजीत सिंह बराड़ जी, इस देश में सबको अपनी बात रखने का हक है सर, लेकिन ये क्या कह रहा है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन क्या कह रही है सर? किसानों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। जसकरण जी कहते हैं ना इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, आपके हिसाब से जिंदा है, नहीं है सर? देखिए ऐसा है अदिति जी, मुझे एक आधा मिनट दे देना प्लीज, आप बीच में मत टोकें। मैं आपको और किसी को कोई दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं जो हालात बने हुए हैं सूरत, वो मैं आपको बयान करना चाहूंगा। बाहर से कौन हमला कर रहा है, कौन किसी को क्या बोल रहा है, ये गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेवारी है कि उसको कैसे नकेल डालनी है और कैसे उसको बंदिश लगानी है। हम देश को जोड़ने वाले के साथ है। और पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई थी तो पंजाब वासियों ने और हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है, और जो इसने लोकतंत्र को लाने के लिए, आजाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, वो तोड़ने वाले के साथ कभी ना खड़ सकेंगे ना कभी खड़े हैं। एक बात तो हम पहले क्लियर कर दें। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि लाखों किसान सड़कों पे है। लोकतंत्र में ये भी होना चाहिए कि जो लाखों लोग किसान जड़े है वो सड़कों पे है, तो उनकी भी प्रधानमंत्री साहब को सुननी चाहिए। आज 190 के करीब हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, 190 के करीब। ऐसे भी है जिनका बेटा सरहद पे मारा गया और बाप वो किसान संघर्ष में बैठा था। ऐसे परिवार भी हमारे पास उदाहरण है। तो मैं अदिति जी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये लोकसभा का सत्र चल रहा है तो इसको तुरंत तीनों बिलों को रद्द किया जाए और नई कमेटी बना के नए सिरे से बनाया जाए। सॉरी आई मिस द वर्ड सर, क्या कहा आपने? सॉरी आपने लास्ट में क्या कहा? लोकतंत्र का, लोकतंत्र में ये भी एक होता है कि लोगों की बात सुनी जाए। तो मैं इसलिए जितने किसान सड़कों पे बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब को बेनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि लोकसभा का सेशन चल रहा है तो ये तीनों कानून वापस लें, और जैसे भी कोई भी अगर देश को तोड़ने वाली बात करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। मगर इस पे लिपापोती ना की जाए कि ये किसान जो माओवादी है, ये आतंकवादी है। कोई अगर माड़ा आंसर है तो उनको सरकार का पकड़ना काम है, पकड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे 125 के करीब पंजाब के किसानों के ऊपर यूएपीए लगा के जेल में फेंक दिया,
ये भी कोई मेरा ख्याल है कि अच्छी बात नहीं है, ये भी कोई ठीक है, सुनिए जफर इस्लाम, पॉजिटिव बात नहीं है, जो देश के लिए अच्छी बात कंसर्न्स रख लिए। जफर मैं एक इस्लाम, छोटा सा सवाल कर मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि अभी जो वक्ता बोल रहे थे उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कानून में क्या प्रॉब्लम है, क्या बताने के कष्ट करेंगे, इसलिए कि बार बार एग्रीकल्चर मंत्री जो है वो कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की बात आपने किया, वहां पर उन्होंने पूछा, सारे लोगों से पूछा कि भाई आप बताएं क्या दिक्कत है। वो किसान के जो संयुक्त किसान यूनियन के लीडर्स हैं, जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव आए, सबसे पूछा कि आखिर दिक्कत क्या है, आप बताइए उसमें क्या काला है जो हम उसको ठीक कर दें। उसमें अमेंडमेंट चाहिए, हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। जफर भाई, कानून तो एक ढांचा है, लेकिन इसको आप ढांचा हटाने के लिए आप सुनिए प्लीज। मैं नहीं, आप बता दें, आप बताइए, मैं कानून आपको बता रहा हूँ, सुनिए प्लीज। नहीं, आप बताइए कि आप बोल रहे हो कि हम खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए बनाया। आपने ये जो कानून बनाया है, ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक्ट के नीचे बनाया, पहली बात। दूसरी बात ये, अरे कैसे है बताएंगे आप उसको, ये तो आपके आप बोल रहे हैं, सुने तो सही, आप कैसे इसको जरा प्रूफ कीजिएगा, कैसे बताइए। प्रधानमंत्री में अरे आप ऐसे बोलते हैं, खेती बाड़ी मंत्री के अंदर है, बात सुनने की समर्था ही नहीं रखते आप। जब जो स्टेट, अरे पहले सवाल का जवाब तो दीजिए, क्या आप कुछ भी बोल देंगे थोड़ी मान लूंगा। चाहता ही नहीं है तो आप, मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि आप क्या कमियां बताएं, पैरेलल कैसे चलेगी? ये तो आप कोई कमियां थोड़ी बताया आपने, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कमियां बताइए ना। बंद करना चाहते हैं तो इसलिए ये ड्रामा हो रहा है। जब अनुराग भदौरिया को इस डिस्कशन में लेके आते हैं सर, और आप सबसे आप सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे और आज के टॉपिक पर रहेंगे, आज के मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। मैं सिंपल से और सुन लीजिए सर, एक कमेंट सब पैनलिस्ट का हो जाए। जफर इस्लाम जी, उन्होंने जो आरोप लगाए थे, मैंने आपको वापस फ्लोर दे दिया सर। टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आप अपने आंसर को टाइम करेंगे, बेहतर जवाब दे पाएंगे सर। ये जो आज सफाई दी गई पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा, उसकी आखिरी जो 2 लाइनें थी वो मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं, और उसके बाद अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिएगा। इसमें कहा गया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बहुत तंज है इसमें, श्योरली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज नॉट सो फ्रेजाइल एज टू फील थ्रेटेंड बाय डिसेंट। अगली लाइन और इंपॉर्टेंट है, श्योरली अ गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली प्रोक्लेमिंग इट्स ओन ग्रेटनेस विल सर्वाइव क्रिटिक फ्रॉम अ टाइनी non-profit organization in Canada that has been in existence for 9 months. तंज कर रहे हैं भारत सरकार पर, एक तरह की स्वीकारोक्ति है ये, एक तरीके का चैलेंज भी है। सरकार पर तंज कर रहे हैं कि आप तो अपनी ग्रेटनेस को लेकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, तो हम तो एक छोटा सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ 9 महीने पुराना है, और इनके स्टेटमेंट्स पर हमारे देश में लोग बैठे तालियां पीट रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि देश की जो सरकार है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है। ये अफसोस की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के अंदर में किसान 2 महीने से ज्यादा, 70 दिन से ज्यादा हो गया, और लगातार हर रोज किसान की मौत हो रही है। सरकार जानती है कि आज अगर मैं फैसला नहीं करूंगा तो कल फिर एक किसान की मौत होगी। हर रोज किसान की मौत हो रही है, उसके बाद भी सरकार किसानों के सामने झुकने को तैयार नहीं है, किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? जबकि सरकार जानती है कि अगर हम 2 दिन 3 दिन और नहीं बात करेंगे और किसानों की मौत होगी। ये चिंता की बात नहीं है। अगर किसान आवाज उठाता है आप उसको खालिस्तानी बता दोगे, छात्र यहां अपने अधिकार की आवाज उठाता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता दोगे, प्रोफेसर यहां आवाज उठाता है तो उसको बोल दोगे अर्बन नक्सलवाद है। कमाल है भाई, सीए में यहाँ पे लोग आवाज उठाते हैं तो उसको पाकिस्तानी बता दोगे। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि देश के अंदर में जैसी आवाज उठती है सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के गलत फैसले के खिलाफ, आप उसका एक टैग दे देते हो। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? हमें लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जो अन्नदाता हजारों साल से जो हमारा पेट पकाता रहा उसको कील कांटों में डांटोगे आप। ये चिंता की बात है। और के लिए इस देश का किसान खालिस्तानी है सर, ये करेक्शन है आपके लिए। इस देश का किसान खालिस्तानी है, किसी ने नहीं कहा। आदित्य जी जवाब ये किसी ने नहीं कहा। सुन लीजिए प्लीज एक सेकंड। आदित्य जी किसने नहीं कहा? मेरे 3 मैं आपसे यस और नो में 2-3 जवाब चाह रही थी। हरियाणा के सीएम ने अपने शब्दों में कहा, ऐसी बातें मत कीजिए जो सर। आप किसने कहा अनुराग भदौरिया इस देश का किसान खालिस्तानी है? निकाल के देख लीजिए, हरियाणा के सीएम का स्टेटमेंट देख लीजिए। क्या कहा उन्होंने? इस देश का किसान खालिस्तानी है?
इस देश का किसान खालिस्तानी है, ये कहा उन्होंने ये नहीं बोला, उसमें खालिस्तानी अब आप बदलने लगे अपनी बात, अब आप बदलने लगे। उन्होंने ये कहा इस देश का किसान खालिस्तानी है, बात क्यों बदलने लगे आप? इतनी आवाज, अब आप बात क्यों बदलने लगे सर? तथ्य पर रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता के ऊपर चिल्लाइए तो ज्यादा मेहरबानी होगी। नहीं सर, आप मुझे मत सिखाइए मुझे किस पे चिल्लाना है। मैं उन पर भी चिल्लाऊंगी और आप पर भी चिल्लाऊंगी। आप मुझे मत सिखाइए। अनुराग भदौरिया, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सियासत नहीं करनी इस कुर्सी पर बैठकर, सियासत नहीं करनी। आपसे जवाब मांग रही हूँ तो आप बिलखने लगे, जवाब मांगने लगी तो बिलखने लगे, बौखलाहट दिखाई देने लगी सर, आपकी बौखलाहट दिखाई देने लगी। और जो देश का जनता है ना, देश की जनता सब समझती है, आपके सवाल भी समझती है, बीजेपी की बौखलाहट भी समझती है, आपकी आप जो बिलख रहे हैं वो भी समझती है। आप चिल्लाते रहिए, किसको क्या समझ आ रहा है? आपको चिल्लाना आपका ये स्टाइल ही है। आप सुनने में यकीन तो रखते नहीं है। आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी खुद ही दे लेंगे, आप सवाल पूछेंगे उसके बाद जवाब भी आप खुद ही दे लेंगे। तो आप खुद ही सब कुछ आप खुद ही तय कर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर। राजवीर सिंह जी, ज़फ़र इस्लाम, मैं बाद में आपको फ्लोर दूंगी प्लीज सर। राजवीर सिंह जी पिछले 20 मिनट से अपनी बोलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बहस तो इन्हीं के बारे में है ना, किसानों को लेकर। अरे अनुराग भदौरिया, आप चुप हो जाइए सर, पानी वानी पी लीजिए प्लीज, किसी और को बोलने दीजिए। अब आपके बोलने से लीजिए, हम लोग से मैं डरती नहीं हूँ। अनुराग भदौरिया, आप रोज आते हैं, वही पुराना घिसा पिटा आप लोगों का राग है जब आपके पास जवाब नहीं होता है। राजवीर सिंह प्लीज, राजवीर सिंह जी, किसानों पे ज्यादती हो रही है। जी सुन रहा हूँ। किसानों के खिलाफ हिंसा की जा रही है सर। और किसानों को अनावश्यक रूप से दबाव में लेने का काम किया जा रहा है। किसान अपने हकों के लिए दिल्ली के बाहर बैठा हुआ है और आप राजनीतिक दलों से किसान के ऊपर बहस करा रही हैं। देखिए, किसान ना तो खालिस्तानी है ना कोई और दूसरा तीसरा है। किसान अपनी मर्जी से अपने हकों के लिए सरकार से मांग कर रहा है, जो वो सुनी नहीं जा रही है। आज 73वां दिन है और लगातार बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकल रहा है। राजा और प्रजा का संबंध बाप और बेटे का है। बेटे की हमेशा जिद चलती रही है और बाप उसको पूरा करता रहा है। उसके बावजूद भी किसान 73 दिन से अपनी मांगों को लेके सीमा पर बैठा हुआ है, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 कोल की दूरी पे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो कोल। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है सर, पूरी बात हमारे दर्शक जो है वो सुन पा रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आवाज आ रही है। लेकिन सर, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जिस प्रोपेगेंडा को चलाया जा रहा है सर, मैं 2 बातें हैं राजवीर जी, 2 बातें हैं सर। नहीं, ये मामला घर बैठ के सुलझेगा या ये मामला बाहरी ताकतें सुलझाएंगी आपके हिसाब से? घर बैठ के नहीं, बाहरी ताकतों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से बात करेंगे और हम सरकार से बात करना चाहते हैं और अपने देश का सम्मान ऊंचा रखना चाहते हैं। हम देश के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारी मांग पूरी हो या ना हो। अगर कोई हमारे देश के सम्मान से खिलवाड़ करेगा तो हमें वो बर्दाश्त नहीं, किसानों को। थैंक यू सर, बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में थैंक यू। अभी हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे राकेश टिकैत जी ने भी कल मंच से किसानों की चिंता दिखाते हैं, उन्होंने इस जवाब को बहुत ध्यान से सुना होगा। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, और ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से कह रही हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी से। दूसरी बात सर, ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है राजवीर जी, इसमें कहा जा रहा है किसानों के खिलाफ हिंसा हो रही है सर, हिंसा, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सुनिए, हिंसा हमारे खिलाफ जो है ये है कि मैं गाजीपुर बॉर्डर से हूँ और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए 6 लाइन खुली हुई थी और 1 लाइन जो है गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए हमने एम्बुलेंस के लिए खोली हुई थी। अब वो प्रशासन ने कैसे बंद कर दी, क्यों बंद कर दी, तो इसे हम अपने खिलाफ हिंसा मान सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी। और मुझे उम्मीद है पीजेएफ को सुनाई दे गया होगा,
पीजेएफ को जी न्यूज से वैसे बहुत प्यार है, सुनाई दे गया होगा। मैं चाहूंगी ये जो आपने बोला है ना राजबीर जी, ये वो लोग ध्यान से सुने जो अक्सर पीजेएफ जैसे संगठनों का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं। जफर इस्लाम, लेकिन जो सवाल राजबीर सिंह जी ने उठाए हैं उन सवालों के जवाब तो आप ही को देने हैं सर। मुझे नहीं पता कौन है ये। जी जी सर, ठीक ठीक राजबीर जी, आपने जो सवाल उठाए सर, अब उनका जवाब सर क्या है? जवाब सुनिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं हमारे किसान भाई जो हैं बैठे हुए कि हम किसी तरह का किसानों पर दबाव नहीं करना चाहते हैं, ना कोई दबाव इस तरह की कोशिश है। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है इसको खत्म किया जाए और आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से इसका खत्म किया जाए। अगर आपको हम बार बार नहीं, कितनी बार हमने पूछा है, ये पूछ रहा है कि इसमें आप जो बोलते हैं काला कानून है, तो काला क्या है कानून में उसको बता दें, हम उसकी भरपाई कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, चाहे उसमें कमियां हो ना हो। अगर आपको लगता है कि उसमें कमियां है तो सरकार ने कहा है, कल भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे ये तो पता चले, अभी ये कह रहे थे, हमने एक और भाई से पूछा, उन्होंने कहा जी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? एग्रीमेंट पढ़ा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि आपके फसलों का जो है एग्रीमेंट होगा, जमीनों का नहीं। एक कोई माइका लाल एक जमीन का एक इतना सभी एक सूद बराबर भी नहीं ले सकता, कैसे एग्रीमेंट में साफ लिखा है। आपको सारी सेफ्टी नेट आपके लिए, किसानों के लिए, कि अगर आप उनसे एग्रीमेंट करते हैं और आपका फसल खराब होता है तो मुआवजा उसको देना पड़ेगा। आप अगर बैकआउट भी करते हैं, बहुत बम्पर हुआ तो आपको बोनस मिलेगा। हर तरह का आप बैकआउट करते हैं तो उसमें से आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो जो है आपके साथ एग्रीमेंट करके बैकआउट अनुराग भदौरिया आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुनिए जफर इस्लाम। सारी सुविधाएं आपके लिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया, फिर उसके बाद राजबीर जी आप बोलिएगा सर। राजबीर जी पहले अनुराग भदौरिया 30 सेकंड सर, 30 seconds to the point। मैं पूछ रहा हूँ जफर इस्लाम भाई, अनुराग भदौरिया नाम से हटा के अनुराग खटपटिया नाम रखिए। प्लीज जफर इस्लाम जी, सर निजी हमले नहीं सर, जिन किसानों की मौतें हो गई, बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए उनका सर। उनके बारे में आपको चिंता नहीं है? अनुराग भदौरिया जी क्या सवाल है सर आपका? खड़ा कर दिया। अरे प्रभु, जिनके लिए आप कानून बना रहे हो ना, अरे काहे को राजनीति कर रहे हो किसानों के इस पे काहे को राजनीति कर रहे हो? जमीन खत्म हो गया है, तुमको लोग भूल चुके हैं, लोगों का विश्वास तुम्हारी पार्टी से खत्म हो गया। इस तरह की राजनीति मत करो, किसानों के कंधे पर रख के गोलियां मत चलाओ, तुम्हारी ये सियासत नहीं चलेगी। देखो, अगर कोई पॉलिसी है, कोई सुझाव है तो दे दीजिए, सुझाव देने के लिए हम तैयार हैं, सुझाव देने के लिए आपके नेता भी है, राज्यसभा में आपके नेता भी है। मैं इस तरह से डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी अनुराग भदौरिया जी। मैं हमारे दर्शकों का जो वक्त होता है, बेशकीमती वक्त है, उसे इस तरह से तो व्यर्थ होते हुए नहीं देख सकती। जरा जसकरण जी के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा सुनवाएं जरा। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। एक बार फिर से जरा ये रिएक्शन एक बार फिर से सुनना है। जसकरण जी जवाब दो इसके ऊपर। अरे जवाब दीजिएगा सर, पहले सुनिए तो सही एक बार फिर से चलवाइए। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। जसकरण जी जवाब दो सर, दो बातें। यही निजी हमला था, इसी को आप निजी हमला करार दे रहे थे। पब्लिक डोमेन में दिए गए इस स्टेटमेंट को आप निजी हमला करार दे रहे थे। और सर दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं डेमोक्रेसी तो इमेजिनेशन में हो सकती है, नहीं है हिंदुस्तान में। और यही बात कौन कह रहा है? पीजेएफ कह रहा है सर। अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए, लेकिन इंटरप्ट मत कीजिए भी प्लीज। आपसे अनुरोध है कि इंटरप्ट मत कीजिए, मेरे को मेरी बात रखो। पहली बात, अगर राहुल गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दी है तो आप उसका तात्पर्य समझिए, उस किस संदर्भ में दी है। देश का किसान 70 दिन से सड़कों के ऊपर बैठा है, आप किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती आप कानून उनके ऊपर थोपना चाह रहे हो, किसान उसको नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे, आप जबरदस्ती थोप रहे हो।
उसके बाद के वो कहीं इधर उधर ना हिल जाए। आप गड्ढे खुदवा रहे हो, आप उनकी बाड़बंदी कर रहे हो, आप कीले ठुकवा रहे हो सड़कों के ऊपर, इसको डेमोक्रेसी का हनन कहते हैं। अगर आप ये समझे हो कि श्री राहुल गांधी ने क्यों कहा कि डेमोक्रेसी सिर्फ इमेजिनेशन में है, वो इसलिए है कि जिस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार हमें है, आपको भी है, देश के 135 करोड़ लोगों को है। मैं भी एक किसान हूं, एक किसान का बच्चा हूं, गांव से आता हूं, देहात से आता हूं। तो आप ये समझिए कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा। जिस तरीके से किसान शांतिपूर्वक तरीके से 70 दिन से वहां बैठे हैं, क्या सरकार ने एक बार भी ये सोचा कि देश के 62% लोग जो किसान या खेत मजदूर हैं, वो इस बिल से नाखुश हैं? अगर वो बिल नहीं चाहते तो इस बिल को रद्द कर दिया जाए। तो इसमें सरकार का बड़प्पन होता, ये सरकार इससे छोटी नहीं हो जाती है। सो इस संदर्भ में कहा श्री राहुल गांधी ने। और दूसरी बात अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जफर इस्लाम साहब ने कहा कि बिलों के बारे में कि इसमें गलत क्या है। अगर भैया गलत नहीं तो 12 बार की जो वार्ता करी सरकार ने, वो क्यों करी? सरकार क्यों मान रही थी कि हाँ इसमें ये कमियां रह गई हैं? हम ये तो पूछते रहे कि क्या गलती है, आप ही बता दो, आप ही बता दो। लीजिए नहीं, स्टेटमेंट मत दीजिए, स्टेटमेंट नहीं, बता दीजिए क्या गलती है, क्या कमियां है, बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, कितनी बार पूछूं? खाली स्टेटमेंट मत दीजिए, भाषण मत दीजिए। यहाँ पर पूछिए गलती क्या है। बिल पढ़ा है आपने? बिल पढ़ा है? गलती कहां पर बताइए, कौन से क्लॉज में गलती है? आपने नहीं, ऐसे हवाबाजी मत कीजिए। हाँ, अरे हमने पढ़ा, हमने पास किया, हमने तो पार्लियामेंट में थे। आप कहाँ आप हमने तो पास करने में, हमारी तो भूमिका रही पास करने में। आप क्या किया, आप बताइए तो सही, कहाँ गलती है? मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ गलती है, बताइए। क्या संशोधन चाहते हैं, क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, बताइए। अरे क्या अमेंडमेंट चाहिए, बताओ तो सही। ये भाषणबाजी मत कीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए। जफर इस्लाम जी, सर अगर आप उनके साथ बोलेंगे तो आप उनकी बात सुनेंगे कैसे सर? और सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब कैसे देंगे सर? वो जवाब कभी नहीं देंगे। पहले आप उनकी सुनेंगे तब तो जवाब देंगे सर। आप उनके साथ ही बोलते रहेंगे तो कौन जवाब देगा? और कौन सवाल पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे, इनके पास क्या जवाब समझ आएगा? नहीं, आज पार्लियामेंट में इनके नेता नहीं दे रहे जवाब। क्या बात कर रहे हैं आदित्य जी? नेता नहीं दे रहे इनका जवाब। 1000 बार पूछ चुके हैं भाई पार्लियामेंट में। सवाल तो सुन लीजिए सर, डेमोक्रेसी की बात करें तो सवाल तो सुन लीजिए। सवाल तो सुन लीजिए जफर इस्लाम जी, सवाल पूछिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। आप एक एक सवाल पूछने के लिए मंच दे रही हूं। पहले जसकरण जी, एक सवाल 20 सेकंड्स में जवाब लूंगी मैं जफर इस्लाम से। मेरे को जफर इस्लाम जी, मेरे को आप बता दीजिए, क्या आप खेती करते हैं, हाँ या? सर ये, अरे आप छोड़िए, आप सवाल कीजिए। मैं तो खेती करता हूँ, आपको क्या ये जवाब दिया? हाँ खेती करता हूँ, क्या चाहिए इसके बाद? आप जवाब दीजिए। आपको आप सवाल अभी टाइम खराब मत कीजिए। मैं वक्त जाया नहीं कर सकती। राजवीर सिंह जी कहना चाह रहे हैं, चलिए वो किसानी करते हैं, वो किसानी करते हैं और सियासत नहीं करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राजवीर सिंह जी आप कहना चाह रहे थे सर, बोलिए सर। आपके पास कुछ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये डिबेट होती है, इसमें ये राजनीतिक दलों की भेंट चढ़ जाती है। हम किसान की बात अगर नहीं सुनेंगे और ये आपस में उलझते रहेंगे तो देश का समय बर्बाद हो रहा है। अभी सर, ये तो दम भर रहे हैं, आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष तो क्या दम भर रहा है आप ही की लड़ाई लड़ने का? नहीं, ऐसी लड़ाई से हमें क्या फायदा हो रहा? अगर इन्हें लड़ाई लड़नी है तो ये जंतर मंतर पर जो जाके जो 72 दिन बैठे, हम कब मना करते हैं इनसे। लेकिन यहाँ ये बयानबाजी, ये तो सब जो मामा फूफी के हैं। आज सत्ता में है तो किसान जो भूल गए हैं, सत्ता पे नहीं सड़क पे होते हैं तो किसान याद रहते हैं सब है। मेरा कहना यह है कि बार बार सरकार की तरफ से कहना होता है कि हम किसानों की बात सुन रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम मुट्ठी भर हैं। हम मुट्ठी भर कैसे हैं? हम मुट्ठी भर क्या, ये तो बताया जावे। जफर इस्लाम देशद्रोही कैसे हैं? ठीक, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो हम जो देशद्रोही हो गए। आप बिल्कुल, आप हमसे बात करें ना। आप अगर ये कानून सही है तो ये संसद में जो बिना बहस के कैसे पास हो गए? राजवीर सिंह जी, सर जवाब तो सुनिए, सर जवाब सुनिए। राजवीर सिंह, जवाब सुनिए। एक मिनट से सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। मुट्ठी भर हो या एक किसान हो,
मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, हमारी पार्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, आखिरी आदमी जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। मुट्ठी भर की बात नहीं है, बात है मुद्दे की। आप बता दीजिए, मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हूं दोनों हाथ जोड़ के, अगर कोई मुद्दा है, आपको कोई संशोधन चाहिए, आपको कोई अमेंडमेंट चाहिए बिल में, देखिए जो कानून है वो जिसको बोलते हैं काला कानून, उसमें काला चीज तो कानून में होना चाहिए ना। वो एक ढांचा होता है कानून, उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। किस क्लॉज में आपको दिलचस्पी नहीं है, जो आपको लगता है इसमें तकलीफ है, वो बता दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हमारी सरकार चीख चीख कहते ही पूछ रही है। और आपको पता है हर 11 मीटिंग में हर बार यही बताया कि आप ये मत बोलिए कि रिपील करो, कानून वापस दो। आप बताओ कि कानून में क्या, कानून तो कानून है, उसमें कुछ चीजें गलत हो सकता है, आपके खिलाफ, आपके हिसाब से गलत हो सकती है, आप बता दीजिए, मैं उसका संशोधन करने के लिए तैयार हूँ। राजवीर जी, कहाँ मैंने कहा? आपने कहा कि मेरे जमीन चली जाएगी, हम कह रहे हैं लिखित रूप में देंगे, जमीन नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं एमएसपी चली जाएगा, हम लिखित रूप में कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मंडियां चली जाएंगी, हम लिखित रूप में दे रहे हैं सरकार। जी जी, मैं पूछ लूं अदिति जी। सबसे पहले मैं ये पूछना असली किसान की बात हो जाए सर, पहले असली किसान की बात हो जाए राजवीर जी की, फिर मैं आपकी बात कराती हूँ। सुन तो लो भाई, सुन लो। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, जो सरकार की तरफ से 150 या 200 किसान संगठनों का एक लिस्ट आई है, मुझे उन किसान संगठनों की सदस्य संख्या के बारे में बता दो कि उन 200 संगठनों की सदस्य संख्या कितनी है। बहुत से संगठन तो जो है मतलब एक सिंगल आदमी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और उसका जो है बयान आ गया। आपको मैंने कहा कि 400 संगठन और 200, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप बताइए ना, आपको आपकी तकलीफ है, वहां पर 10 डॉक्टर है, डॉक्टर को तकलीफ तो बताइएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, नहीं खाली तकलीफ बताइए। देख लो भाई, ये तो जो राजनीतिक बहस हो गई। देखो आप बात सुनो, ठीक है। अब एक बार फिर से जोड़ दूंगी राजवीर जी, एक सवाल अनुराग भदौरिया पूछना चाह रहे थे, उनका सवाल हो जाए सर। अब एक सवाल उनका हो जाए, अनुराग भदौरिया। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा भय की दीवार, दूसरी तरफ सरकार कहती है भ्रम की दीवार। तो भय की दीवार कब टूटेगी, भ्रम की दीवार कब टूटेगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। देखिए, इसलिए नहीं टूटेगी कि भारतीय जनता पार्टी को देश के लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है, वो किसान का सम्मान करती नहीं है। नहीं, मैं सुन तो लीजिए। तो मेरा सवाल अभी सीधा का सीधा बीजेपी के प्रवक्ता से है, ये पूछ रहे थे क्या क्लॉज है। मैं इनसे बताना चाहता हूं, आप क्लॉज सेक्शन अपना पढ़ लेना, बस इतना कर दो कि एमएसपी जो प्राइवेट पार्टी को आप कह रहे हो कि प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी नहीं लागू होगी, उस पे एमएसपी लागू करवा दो। आप ये करवा दो। एसेंशियल कमोडिटी से आटा, चावल, दाल, तेल, तिलहन, ये एसेंशियल कमोडिटी में जो आपने डाल दिया काला बाजारी के लिए, इसको हटवा दो और किसान कोर्ट में जाएगा अगर उसके पास कोई डिस्प्यूट होता है। इतना प्रभु करवा दो, झंझट खत्म हो जाए। एमएसपी में आपको क्या आनी है? प्राइवेट पार्टी से आपका इतना प्यार क्यों है जो प्राइवेट पार्टी पे आप होने देना चाहते? क्या चाहते हो आप देश के अंदर में? अच्छा, इनको चुप तो कराइए, पटपटिया को चुप। अरे सुनिए, चुप सर निजी हमले मत किया कीजिए सर। अब सवाल सुनिए, बोलना आता है तो आप क्या निजी हमले नहीं, प्लीज आंसर कीजिए उनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस कानून में कहां पर एमएसपी का जिक्र है कि ये चीज डाले? बता दीजिए कहां पर, कौन से कानून में, तीनों बिल में कहां पर एमएसपी का जिक्र? अरे बताओ, आपको मैं चैलेंज करता हूं कि एमएसपी का जिक्र कहां, बताओ। नहीं बताओ ना कहां एमएसपी का जिक्र है। एमएसपी को कोई छेड़छाड़ खाली करने का कोई इसमें इस बिल में नहीं है। एक झूठे अफवाह मत फैलाओ, आप लोग गुमराह कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि एमएसपी की बात अगर करनी है तो अलग है, उसका बिल से क्या लेना देना है? चरणजीत सिंह बरार जी, अरे कैसे बात कर रहे हो? जो चीज बिल में स्पष्ट करते हुए हमारे पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है, ये स्पष्ट करते हुए चरणजीत सिंह बरार जी, सर आप किसानों की लड़ाई से देश को बांटने की लड़ाई पर आ गए सर। सिर्फ ड्रामे होते हैं। पीजेएफ यही कह रहा है और यही चाहता है ना मोधालीवाल। अदिति जी मेरी बात सुन लीजिए और मैं बाकी भी प्रवक्ता को एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बीच में बोले बात, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता और हर की बात सुननी चाहिए। मैं एक बात बोलता हूं, आप 9 महीने की बनी एक संस्था की बात कहने पे बात कर रहे हो। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 जून 2020 को ये काले कानून बने थे, तब से किसान सड़कों पे बैठे हैं। तो ये 9 महीने वालों को छोड़ दो, आप हर रोज हमें मत बैठाइए, पार्टी वाले लोगों को मत बैठाइए। आप जितने भी दिल्ली बॉर्डर के लोग बैठे हैं, कोई गाजीपुर बैठा, सिंगू बैठा, कोई टिकरी बैठा,
वहां आपके कैमरे भेजे, किसानों से बात कर सर, लें हम भेज और रहे आप हैं। वहां के आप दृश्य देखिए दिखाएं, और ज्यादा जी न्यूज़ ताकि देखिए सर, आपको थोड़ा सा। देश को पता चल सके क्या स्थिति क्या है। हाँ, जी न्यूज़ इसके देखिए लिए सर। मैं आपसे माध्यम से फिर बेनती करता हूं कि ये काले कानून किसान को नहीं चाहिए, इसको वापस ले, बीजेपी जिद मत करे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं, लेकिन ये चरणजीत सिंह बरार जी, ये जो पीजेएफ कह रहा है कि देश में किसानों पे ज्यादती हो रही है, वायलेंस हो रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर आपकी टेक क्या है सर? ये कैसे बताता हूँ अदिति जी, आप चैनल के दफ्तर से बाहर निकले, आपके साइकिल, स्कूटर या कार का टायर पंचर कर दे कोई, आप आगे निकले, आपके ऊपर रेता या कोई चिक्कड़ फेंकने की कोशिश करे तो मेंटली बंदा डिस्टर्ब होता है। अब हो क्या रहा है, कभी बिजली बंद की जा रही है, कभी पानी बंद किया जा रहा है, कभी वहां फुट फुट की किल्लें लगाई जा रही है, ऐसी पाकिस्तान और चीन की तरफ तो लगाई नहीं, ये किसानों के ऊपर क्यों लगाई जा रही है? 15 संसद मेंबर वहां गाजीपुर में मिलने जा रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन करने हैं, टिकैत साहब को मिलने जा रहे हैं, पीजेएफ उनको जो मिलने कह नहीं रहा दिया है, जाता। आप मेरे ये सवाल का जवाब mentally नहीं दे रहे सर। harassment तो आप नहीं कह रहे हैं पीजेएफ जो कह रहा है सही कह रहा है? क्या हो सकती है सर क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं जो पीजेएफ कह रहा है वो सही कह रहा है आपके नजरिए में? हम कंडेम करते हैं, आप उनकी बात को दिखाते क्यों हैं? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसे गंदे लोग जो देश के खिलाफ बात करते हैं, उनकी बात आप क्यों दिखाते हो? अच्छा ठीक है, तो आपको इस देश का लोकतंत्र सेफ दिखाई दे रहा है या आपकी नजर में भी इस देश का लोकतंत्र खतरे में है? साथ सहमत नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो आपको बोलता हूँ ऐसे गंदे लोगों की बात मत दिखाएं। 8 महीने से सर अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, 95 साल का सुनिए बुजुर्ग बैठा, सर, चरणजीत सिंह बरार जी, चरणजीत सिंह बरार जी, आप मुझसे कह रहे हैं जो देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश करें उन्हें एक्सपोज ना किया जाए। ये सरकार का काम है ना भाई, वो सर, करें काम। सर, तो आपको बेनती करता अच्छा हूं, आपके हिसाब से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोज ना किया जाए जो दुनिया भर में देश की बदनामी के लिए प्रोपेगेंडा चलाए। आप बस मुझे जाते जाते इतना बता दीजिए, इस देश में लोकतंत्र सेफ है या खतरे में आपकी नजर में? देखिए, इस बाहरी ताकतों की बात करते हैं, बाहरी ताकतों का हमें क्या मतलब? सर अब आप धर्म पर चले गए सर, आप धर्म पर चले गए। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आपको समझनी है, हम एक ग्लोबलाइज्ड युग में रहते हैं जिसमें सबको अपनी राय देने का हक है। दिक्कत तब होती है जब एक राष्ट्र की नीति बाहर वाले तय करने की कोशिश करते हैं, जैसा और उनकी इस कोशिश पर देश में बैठे लोग ताली बजाने लगते हैं, तब दिक्कत होती है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत जानता है उसे किसानों के आंदोलन को किस तरह से उसका समाधान ढूंढना है, अपने नागरिकों की जो समस्याएं हैं किस तरह से उनका समाधान ढूंढना है, और इसीलिए भारत को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। भारत है संप्रभु राष्ट्र। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.